हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम सेवक है और मैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान की कक्षाएं पढ़ाता हूं। अपनी इन्हीं अनुभवों को जो हमने अध्ययन अध्यापन के दौरान सीखा है, आप लोगों से शेयर करने के लिए और आप लोगों से कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफार्म यूट्यूब पर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। हमें आशा है कि आप लोगों का प्यार और सहयोग जरूर प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को भौतिक विज्ञान के स्थिर वैद्युतिकी में रखा गया है, जो एक यूनिट है। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखा गया है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि NCERT ने जो निर्धारित किया है कक्षा 12 के सिलेबस को, उससे 2 चैप्टर हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी आवेश होंगे यानी आवेश के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कैसे होंगे? सब स्थिर वैद्युत बल यानी स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव होंगे। यानी यहाँ पर इस यूनिट को पढ़ने के दौरान जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सब स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। तो इस यूनिट का, इस इकाई का जो पहला अध्याय है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में या इस अध्याय में हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इन सब चीज़ों को इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले वैद्युत आवेश की अवधारणा को समझते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। जनरली इसे कभी कभी हम लोग केवल आवेश के नाम से ही जानते हैं, यानी केवल आवेश ही कह देते हैं, लेकिन इसको वैसे वैद्युत आवेश कहना ज़्यादा उचित होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है, यानी वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश जो होता है, इसकी वैद्युत आवेश यानी इस शब्द का प्रयोग लगभग आज से 2500 साल पहले, यूँ कह लें कि 600 ईसा पूर्व ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे थेल्स ने, जिन्होंने वैद्युत आवेश की खोज की थी। और थेल्स ने जो है कई प्रयोग किए और उससे जो है जो निकल के रिजल्ट सामने आया, उसमें ये कहा गया कि वैद्युत आवेश जो होता है ये भी द्रव्यमान की भांति पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। तो अगर हम वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव
उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज या केवल आवेश कहलाता है। दोस्तों, आवेश क्या होता है? हम कह सकते हैं किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश का नामकरण जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे ऋण आवेश और धन आवेश में बांटा। तो वैद्युत आवेश जो है दो तरह का होता है। एक को हम लोग धन आवेश कहते हैं, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो वैद्युत आवेश दो तरह का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इसका नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने बताया कि जो वैद्युत आवेश होता है ये जो है एक जो है संख्याओं की भांति व्यवहार करता है, यानी एक अदिश राशि है और किसी एक आवेश पर, किसी एक वस्तु पर अगर मान लीजिए 4 कूलाम धन आवेश है और उस पर हम 4 कूलाम ऋण आवेश अगर दे देते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा खत्म हो जाती है। तो इसलिए संख्याएं जिस तरह से धन और ऋण संख्याएं होती हैं, इसी आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो कैटेगरी में बांटा, धनावेश और ऋण आवेश। इसके बाद बात आती है कि हम किसी वस्तु को धनावेशित वस्तु कब कहेंगे। किसी वस्तु को हम धनावेशित वस्तु कब कह सकते हैं, या कोई वस्तु आवेशित है, हम ये कैसे कह सकते हैं कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है, मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश है, आ गया है कोई आवेश, तो हम कह देंगे कि ये वस्तु आवेशित हो गया है। अब किसी वस्तु पर या तो धन आवेशित होगी या तो वो ऋण आवेशित होगी। हम किसी वस्तु को धनावेशित कब कहेंगे और ऋण आवेशित कब कहेंगे, इसको लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तुएं क्या होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि धनावेशित वस्तुएं किसे कहते हैं, धनावेशित वस्तुएं क्या होती हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, यानी इस दुनिया की जो संरचना है ये परमाणुओं से मिलकर बनी है और प्रत्येक पदार्थ में जो है बहुत सारे परमाणु होते हैं। कोई एक पदार्थ, उसमें परमाणुओं की संख्या बहुत होती है और हर एक परमाणु में जो है 3 तरह के मूल कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो 3 तरह के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो होता है किसी भी परमाणु के एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, जिसे हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और प्रोटॉन जो होता है इसी के साथ में न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर ही पाया जाता है और इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन होता है विभिन्न ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता रहता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो धनावेशित वस्तुएं हम किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है तो उस पर जितना धनावेश होता है उतने उस पर ऋण आवेश होता है। इस तरह से वो पूरा परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। जब उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं या उस परमाणु या उस पदार्थ को हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से दे देते हैं, तो उस पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकाल लिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इसी आधार पर हम धनावेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुओं को परिभाषित कर सकते हैं। धनावेशित वस्तुएं
हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, धनावेशित कहलाते हैं, धनावेशित कहलाते हैं। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग धनावेशित वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है दो पदार्थ है जिसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, एक को मान लेते हैं ए है और दूसरे को हम बी कह सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके जो एटम्स होंगे, जो परमाणु होंगे, उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितना धनावेश होगा उतने ऋणावेश होगा। मान लेते हैं कि इस पर जो है 4 धनावेश है और 4 ऋणावेश। इस पे मान लेते हैं इस पर 3 धनावेश है तो इस पर 3 ऋणावेश ही होंगे। मान लीजिए हम इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, जिसके कारण ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला गया। अब बी में जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई उसे हम लोग धनावेशित वस्तु कहेंगे और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई उसे हम लोग ऋणावेशित वस्तुएं कहते हैं। तो ऋणावेशित वस्तुओं को परिभाषित इसी तरह से किया जा सकता है कि ऋणावेशित वस्तुएं होती क्या है। ऋणावेशित वस्तुएं कह सकते हैं हम ऐसी वस्तुएं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ऋणावेशित वस्तुएं कहलाती हैं, ऋणावेशित वस्तुएं कहलाती है। तो हम लोग जो है अभी तक ये पढ़ लिया कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स ने लगभग आज से 600 ईसा पूर्व या से लगभग 2500 साल पहले उन्हें इसका ज्ञान हुआ था। वैद्युत आवेश का नामकरण धनावेशित और ऋणावेशित अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यानी आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। धनावेशित वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अगर किसी वस्तु से हम कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो क्या कहलाता है? धनावेशित वस्तु कहलाती है। ऋणावेशित वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन हम बाहर से दे दें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाएगी तो ऋणावेशित वस्तुएं उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणावेशित वस्तु कहते हैं।